फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग साइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। हम पढ़ रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमने अब तक की जो क्लास ली थी उनके अंदर हमने सेल से रिलेटेड बेसिक चीजें, जिनमें हमने सेल का इंट्रोडक्शन, उसकी डिस्कवरी, सेल थ्योरी, उसकी साइज, शेप, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट को हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये सारी चीजें हम किसी भी सेल ऑर्गन्स को स्टार्ट करने से पहले हमें पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज हम शुरू करेंगे सेल स्ट्रक्चर, जिसमें हम सेल्स के विभिन्न पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल स्ट्रक्चर या कोशिका की संरचना, जिसमें हमें कौन कौन से पार्ट्स हमें कोशिका के अंदर दिखाई देते हैं। तो मान लो ये क्या है, कोशिका। ठीक है, ये क्या है, कोशिका। इस कोशिका में सबसे बाहर की तरफ हमें एक लेयर दिखाई देती है। कोशिका में सबसे बाहर की तरफ हमें क्या दिखाई देती है, एक लेयर दिखाई देती है। ये लेयर सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में दिखाई देगी, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल, जिसे हम बोलते हैं पादप कोशिका के अंदर ये दिखाई देगी। कौन सी लेयर होती है वो लेयर होती है सेल वॉल। कौन सी लेयर होगी वो, सेल वॉल होगी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। ठीक है, हमें क्या दिखाई देगी, सेल वॉल दिखाई देगी, कोशिका भित्ति हमें दिखाई देगी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, जिसके बारे में हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल को जब पढ़ा था तब मैंने आपको क्लियर कर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं सेल वॉल के नीचे की लेयर की। ठीक है, तो सेल वॉल के जस्ट नीचे जो लेयर पाई जाती है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। कौन सी लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाती है, लेकिन प्लांट सेल में ये सेकंड लेयर होती है, क्योंकि फर्स्ट लेयर कौन सी होती है, सेल वॉल की। ठीक है, लेकिन ये जो एनिमल सेल की बात करते हैं, एनिमल सेल के अंदर सबसे बाहरी परत ये होती है। ठीक है, सबसे बाहरी परत होती है, मतलब ये जो आउटर साइड की लेयर है, ये आउटर साइड की लेयर नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या पाई जाती है, उसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है, कुछ द्रव्य पदार्थ होता है, लिक्विड भरा हुआ रहता है। ठीक है, क्या होता है, इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ रहता है। इस लिक्विड को क्या कहा जाता है, इस लिक्विड को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है इसको, साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म को हिंदी में कहा जाता है कोशिका द्रव्य। ये कोशिका द्रव्य पूरी की पूरी कोशिका में फैला हुआ रहता है, और इस कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, कोशिका के अंग पाए जाते हैं, यानी सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इस सेल ऑर्गन में सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रक की। ये हो गया है केंद्रक। ठीक है, ये हो गया है केंद्रक, और ये केंद्रक न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक जो होता है, एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और इस केंद्रक के चारों तरफ भी एक लेयर पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो लेयर है चारों तरफ की, ये चारों तरफ की लेयर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, सॉरी केंद्रक झिल्ली। ठीक है, और इस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या पाया जाता है, कुछ लिक्विड पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। इस लिक्विड को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहा जाएगा इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म।
यानी कि केंद्रक द्रव्य। इस केंद्रक द्रव्य और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर के कहा जाता है, इस केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को मिलाकर बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य। ठीक है, तो जीव द्रव्य किसे कहा जाता है? साइटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव्य जो होता है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिलाकर के क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहा जाता है। या फिर हम इसको इस तरह से भी बता सकते हैं कि विदाउट सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति के अलावा जो पूरा पार्ट बच रहा है प्लांट सेल में, वो क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गई प्रोटोप्लाज्म की बात। अब हम बात करते हैं कि इस केंद्रक के अंदर जो ये केंद्रक है जिसमें कि न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, वहां पर एक क्या पाई जाती है? छोटी सी संरचना और पाई जाती है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस, केंद्रिक। क्या कहा जाता है इसको? न्यूक्लियोलस, जिसे कहते हैं केंद्रिक। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। क्या पाया जाता है इसमें? क्रोमेटिन नेटवर्क। यानी कि क्रोमेटिन जाल। ठीक है, तो ये हो गई न्यूक्लियस की बात। अब देखो इस न्यूक्लियस से क्या होता है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है रीजनरेट होकर के, ठीक है, क्या होकर के? रीजनरेट होकर के यहाँ पर कुछ संरचनाओं का निर्माण कर लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं उसको हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाती है? रीजनरेट हो जाती है। ठीक है, और साथ में इसे हम बोल देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःप्रद्रवी जालिका। और साथ में यहाँ पर क्या हो जाती है? इसी से बनी हुई कुछ पैरेलल नलिकाकार संरचनाएं बन जाती है, जिसे हम कहते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय कहते हैं, जिसे प्लांट सेल में क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम, क्योंकि ये वेल डेवलप्ड नहीं होती है। तो हम प्लांट्स और एनिमल्स से दोनों की बात कर रहे हैं, तो आप दोनों को जो डिफरेंट मैंने करवाया है उसके अकॉर्डिंग समझ लेना है कि उसके अंदर क्या एब्सेंट होती है प्लांट सेल में, या क्या प्रेजेंट होती है एनिमल सेल में, क्या प्रेजेंट होता है और क्या एब्सेंट होता है। ठीक है, तो अब तक हमने जो पढ़ा था वो सारी चीजें होती है, सिवाय सेल वॉल को छोड़कर। ये सेल वॉल एनिमल सेल के अंदर नहीं पाई जाती, प्लांट सेल के अंदर ही पाई जाती है, बाकी की सारी चीजें दोनों में पाई जाती है। अब गोल्जी बॉडी के अलावा इसके अंदर क्या पाया जाता है? प्लास्टिड। क्या पाया जाता है इसमें? प्लास्टिड पाया जाता है। और प्लास्टिड के बारे में हमने पहले ही बता दिया था, प्लास्टिड जो होता है ये प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाया जाता है? ये प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, ये एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड का मतलब होता है लवक या वर्णक, पिगमेंट जो होते हैं। ठीक है, तो ये प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाती है? प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, ये एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, और प्लास्टिड के अलावा इसमें और क्या पाया जाता है? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स यानी रिक्तिका की बात हमने कर ली थी, वैक्यूल्स। ठीक है, रिक्तिका जिसे हम कहते हैं, तो रिक्तिका जो थी वो दोनों के अंदर ही पाई जाती है, और प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में पाई जाती है। प्लांट सेल में कैसी होती है? बड़ी साइज में होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर क्या होती है? बिल्कुल छोटी साइज की होती है। ठीक है, रिक्तिका के अलावा इसमें और क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये किस किस के अंदर पाया जाता है? प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के स्ट्रक्चर या इनकी डिस्कवरी हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल हम इनके पार्ट्स देख रहे हैं कि सेल के अंदर कैसे ये रहते हैं। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा इसमें क्या होती है? थैली की जैसी संरचना में बंद रहती है। एक ऑर्गन जो ऑर्गन होता है वो होता है लाइसोसोम। ठीक है, इस तरह से इसमें क्या पाया जाते हैं? लाइसोसोम भी पाया जाता है। ठीक है, और लाइसोसोम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, सेंट्रोसोम की बात करते हैं। तो ये जो सेंट्रोसोम होता है
सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम जो होता है ये प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, अनुपस्थित, जबकि एनिमल सेल के अंदर ये पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाया जाता है, ये एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, ये प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई है हमारे जो सेल है उसकी नॉर्मल संरचना, जिसके अंदर उसके हमने कुछ एक क्या पढ़े हैं, सेल ऑर्गन्स पढ़े हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या होती है, देखो हमने प्लांट सेल पढ़ लिए, प्लांट सेल में हमने पढ़ा था कि जो पादप कोशिका होती है उसके चारों तरफ कितनी कोशिका की लेयर होती है, कितनी लेयर्स पाई जाती है, 2 लेयर्स पाई जाती है। ठीक है, एक तो बाहर की तरफ होती है और एक उसके नीचे होती है। सबसे बाहर की तरफ थी वो कौन सी थी, कोशिका भित्ति, और उसके अंदर कौन सी थी, कोशिका झिल्ली। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। इन्होंने क्या बताया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में खुद के द्वारा निर्मित जो माइक्रोस्कोप था, उस माइक्रोस्कोप में जो प्लांट की कॉर्क थी, उस कॉर्क के टुकड़े में इन्होंने क्या देखा था, मधुमक्खी की जैसे संरचनाओं को देखा था। ठीक है, और मधुमक्खी की छत्ते लायक संरचनाओं को देखा था। वो मधुमक्खी की छत्ते लायक संरचना कैसी थी, बिल्कुल खाली कक्ष वाली थी। ठीक है, यानी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बाहर का क्या देखा, आवरण देखा था, यानी सेल वॉल को देखा था। ठीक है, और वो सेल वॉल कैसी थी, डेड थी, यानी कि मृत थी। तो उन्होंने क्या बताया था कि कोशिका भित्ति कैसी होती है, मृत होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति कैसी होती है, मृत होती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है ये किससे मिलकर के बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है छोटे छोटे बिल्कुल बारीक से महीन से धागे नुमा यानी कि रेशों से मिलकर के बनी हुई होती है, फाइबर से मिलकर के ये बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमको, कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है, महीन धागों से बनी हुई होती है। ठीक है, अब ये महीन धागे किससे मिलकर के बने हुए होते हैं या किसके बने हुए होते हैं, तो देखते हैं हम सेल वॉल का कंपोजिशन। ठीक है, तो जो सेल वॉल होती है, तरुण पादपों की बात करी जाए, तरुण पादप नए प्लांट्स जो होते हैं उनकी बात करी जाए, तो जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। लेकिन हायर प्लांट्स की बात करी जाए तो ये बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। पैक्टिन की ये बनी हुई होती है। किस किस की बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की ये बनी हुई होती है। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है। तो वो सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन या फिर म्यूरामिक एसिड की। ठीक है, किसकी बनी हुई होती है, ये तो नॉर्मल प्लांट्स की बात हो गई। बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वो बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, और किसकी बनी हुई होती है, म्यूरामिक एसिड से बनी हुई होती है। ठीक है, वहीं अगर हम कवकों की बात करें, फंगी की बात करें तो वो बनी हुई होती है किसकी, काइटिन की। ठीक है, किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। तो ये था इसका कंपोजिशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं, संरचना को देख लेते हैं कि सेल वॉल की संरचना होती कैसी है। तो सेल वॉल की संरचना में हमें, जब सेल वॉल की संरचना देखते हैं तो हमें 4 लेयर्स दिखाई देती है। कितनी लेयर्स दिखाई देती है, 4 लेयर्स दिखाई देती है, जिनमें से 3 लेयर्स इंपॉर्टेंटली होती है और एक लेयर जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही कम पाई जाती है। ठीक है, तो चारों लेयर्स हम देख लेते हैं। एक होती है मिडिल लैमेला, जिसे हम कहते हैं मध्य पटलिका, मध्य पटलिका। ठीक है, एक होती है प्राइमरी सेल वॉल, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं इसको, प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, एक होती है सेकेंडरी सेल वॉल, जिसे हम कहते हैं द्वितीयक कोशिका भित्ति। ठीक है, और एक होती है टर्सरी सेल वॉल, जिसे हम कहते हैं तृतीयक कोशिका भित्ति। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, कोशिका भित्ति की संरचना को देखते हैं, तो हमें यहाँ पर 4 लेयर्स दिखाई देती है। मिडिल लैमेला, जिसे हम कहते हैं मध्य पटलिका, एक होती है प्राइमरी सेल वॉल, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल द्वितीय कोशिका भित्ति और टर्सरी सेल वॉल यानी तृतीय कोशिका भित्ति। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मिडिल लैमेला के बारे में। तो मिडिल लैमेला के बारे में पढ़ने से पहले हम बता देते हैं कि कोशिका भित्ति
भित्ति का ओरिजिन कैसे हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर कोशिका भित्ति का ओरिजिन का पता चल जाता है तो हम मिडिल लेमेला को इजीली समझ सकेंगे कि मिडिल लेमेला कैसे बनती है, ठीक है। तो एक बार इस टॉपिक को स्किप करते हुए मैं एक बार मिडिल लेमेला के बारे में ओरिजिन के बारे में बता देती हूँ कि ओरिजिन कैसे होता है मिडिल लेमेला का। तो देखो सेल वॉल का तो देखो क्या होता है कि जब सेल डिवाइड होती है, सबको पता है कि जो सेल होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है, उनका निर्माण नई जो कोशिका का निर्माण होता है वो किससे होती है, पुरानी कोशिकाओं से होता है उसका निर्माण। और कब होता है, सेल डिवीजन के टाइम पर, ठीक है। तो जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, एक कोशिका से जब दूसरी कोशिका बनती है, दो कोशिकाएं बनती है, तो दो कोशिकाओं के बीच में, ठीक है, दो कोशिकाओं के बीच में देखो एक कोशिका दो कोशिकाओं के बीच वाले भाग में क्या होता है, ईआर, ठीक है। ईआर के कुछ खंड, साथ में गोल्जी बॉडी जो होती है, गोल्जी का या गोल्जी बॉडी की क्या होती है, वेसिकल्स, ठीक है, पुट्टिकाएं जिन्हें हम कहते हैं। तो गोल्जी बॉडी वेसिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। और मिल करके किसका निर्माण कर लेते हैं, ये निर्माण कर लेते हैं फ्रेगमोप्लास्ट का, ठीक है। क्वेश्चंस है बनता है इसके ऊपर, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ खंड और गोल्जी काय की पुट्टिकाएं मिलकर के किसका निर्माण कर लेते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण कर लेते हैं। ये फ्रेगमोप्लास्ट आगे किसका निर्माण कर लेते हैं, सेल प्लेट का, किसका निर्माण करते हैं, सेल प्लेट का। और ये सेल प्लेट दो कोशिकाओं को एक दूसरे से क्या करती है, अलग करती है, ठीक है। दो कोशिकाओं को एक दूसरे से क्या करती है, अलग करती है। इस सेल प्लेट से किसका निर्माण होता है, मध्य पटलिका का, किसका निर्माण होता है, मध्य पटलिका का निर्माण होता है, ठीक है। साथ में इस सेल प्लेट पर क्या हो जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, ठीक है। क्या, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट जो होते हैं, इन कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का क्या हो जाता है, इस सेल प्लेट पर, जैसे सेल प्लेट है, इस सेल प्लेट पर दोनों साइड क्या हो जाती है, इस सेल प्लेट पर क्या हो जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत सी सीमेंटेड टाइप की क्या हो जाती है, एक प्लेट या सेल प्लेट का निर्माण हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं मिडिल लेमिला कोशिका मध्य पटलिका, जो कि क्या बनाती है, कोशिका भित्ति बनाती है दो कोशिकाओं के मध्य में, ठीक है। ये कैसी होती है, सीमेंटेड जैसी होती है, बहुत ही ज्यादा क्या होती है, ये हार्ड मजबूत सी होती है, ठीक है। ये किसकी वजह से बनती है, जो फ्रेगमोप्लास्ट जो कि सेल प्लेट का निर्माण करता है, उसके ऊपर कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है, ठीक है। तो दो कोशिकाओं के मध्य किसका निर्माण होता है, मिडिल लेमिला का। समझ आ गया, इसके ओरिजिन से समझ लेना है कि ईआर और गोल्जी बॉडी की जो वेसिकल्स है, ये आपस में मिलकर के फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण कर लेती है। ये फ्रेगमोप्लास्ट किसका निर्माण करती है, सेल प्लेट का, और सेल प्लेट पर कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, जिसकी वजह से किसका निर्माण होता है, मध्य पटलिका का। ये रहा बीच वाला जो खाली वाला पार्ट दिख रहा होगा आपको, ये जहां पर कुछ नहीं बना हुआ है, ये दो कोशिकाएं हैं, इन दो कोशिकाओं के मध्य ये क्या है, मिडिल लेमिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्राइमरी सेल वॉल के बारे में। ये ओरिजिन भी हो गया इसका और मिडिल लेमिला के बारे में भी हो गया है, ठीक है। और हाँ सॉरी, मिडिल लेमिला में एक चीज और ध्यान रखनी है हमको कि जो ये सीमेंटेड जो परत है, लेयर है, इनके मध्य में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं हम प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं उनको, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं, देखो सीमेंटेड हो जाएगी, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, ना तो इधर की चीज इधर आ सकती है, ना इधर की चीज इधर आ सकती है। तो इसके लिए इनके अंदर छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, और वो छिद्र होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या काम करते हैं, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का आवागमन हो सके, या इनके जो साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कनेक्शन बनाए रखे, तो उसके लिए ये होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ये हो गया आपका मिडिल लेमिला कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। क्या होता है कि जो मिडिल लेमिला बन चुकी है, जब सेल डिवीजन के टाइम पर ये मिडिल लेमिला बन जाती है, तो इस मिडिल लेमिला के या मध्य पटलिका के दोनों तरफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। किस पर, मध्य पटलिका पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही थिन यानी पतली लेयर का निर्माण होता है। ये पतली लेयर क्या कहलाती है,
प्राथमिक कोशिका भित्ति कहलाती है। और ये जो थिन लेयर होती है ये कैसी होती है, लचीली होती है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इलास्टिसिटी पाई जाती है। क्यों इलास्टिसिटी पाई जाती है, क्योंकि ये किससे बने हुए होते हैं, कोशिका भित्ति अभी थोड़ी देर पहले बताते थे छोटे छोटे रेशे या महीन धागों से मिलकर के बनी हुई होती है। तो जो ये रेशे होते हैं इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में बिखरे हुए पाए जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये कैसी होती है, लचीली होती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ये प्राथमिक सेल वॉल है इसके दोनों साइड की मिडिल लेमिला रहा, मिडिल लेमिला के दोनों तरफ क्या बन चुकी है, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति बन चुकी है। इस प्राथमिक कोशिका भित्ति, ये रही प्राथमिक कोशिका भित्ति। इस प्राथमिक कोशिका भित्ति पर, इस प्राथमिक कोशिका भित्ति पर क्या होता है, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन। कौन, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन, यही लिख देती हूं, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन। लिग्निन का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। ये प्राथमिक कोशिका भित्ति रही। इस प्राथमिक कोशिका भित्ति के ऊपर किसका, सेलुलोज और लिग्निन का क्या हो जाता है, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से किसका निर्माण होता है, सेकेंडरी सेल वॉल या द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ये द्वितीय कोशिका भित्ति कैसी होती है, लिग्निन की वजह से बहुत ही मोटी होती है, ठीक है, क्या होती है, बहुत ही मोटी होती है। और कैसी होती है, ये लचीली बिल्कुल भी नहीं होती है, यानी इसमें इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है, क्योंकि इनके अंदर जो इनसे रेशे बनेंगे, इनके जमा होने से जो रेशे बनेंगे वो रेशे क्या होते हैं, वो रेशे एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समानांतर ये जमे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो मोटी होती है, तो इस मोटी सेकेंडरी सेल वॉल या द्वितीय कोशिका भित्ति के अंदर 3 लेयर दिखाई देती है, S1, S2 और S3। S1 मतलब सेकेंडरी सेल वॉल फर्स्ट, S2 मतलब सेकेंडरी सेल वॉल सेकेंड और S3 मतलब सेकेंडरी सेल वॉल थर्ड। यानी कि ये S1 होती है आउटर यानी कि सबसे बाहर की होती है, ये होती है मिडिल यानी कि बीच की होती है, और ये की होती है इनर यानी कि सबसे अंदर की होती है, ठीक है। ये और ये तो फिर भी पतली होती है, लेकिन सबसे मोटी सेल वॉल जो होती है सेकेंडरी सेल वॉल वो कौन सी होती है, S2 वाली होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ठीक है। S2 सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है सेकेंड वाली वो सबसे मोटी होती है इन तीनों में से, ठीक है। और एक चीज को ध्यान रखनी है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल जो दोनों है ये दोनों ये एक दूसरे से इतने अच्छे से चिपकी हुई होती है कि दोनों को अलग से पहचानना मुश्किल होता है। इसका रीजन है कि जो प्राथमिक सेल वॉल है वो बहुत ही पतली होती है और सेकेंडरी सेल वॉल से बिल्कुल ही क्या रहती है, ये चिपकी हुई रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टर्सरी सेल वॉल, ठीक है। ये तीनों तो फिर भी सब में पाई जाती है, लेकिन टर्सरी सेल वॉल जो होती है, ये टर्सरी सेल वॉल क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं, कौन से, जिम्नोस्पर्म वाले जो पादप होते हैं उनकी ट्रैकिड्स में ये पाए जाते हैं। किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब सब लोग जानते होंगे, अनावृत बीजी पादप। तो जिम्नोस्पर्म की जो प्लांट्स होते हैं, कॉनिफर प्लांट्स ले लो, उस कॉनिफर प्लांट्स की कहां पे, ट्रैकिड्स। ये ट्रैकिड्स के अंदर क्या होती है, ये पाई जाती है, कौन, टर्सरी सेल वॉल। किससे मिलकर बनी हुई रहती है, ये हेमीसेल्यूलोज और जाइलिन नामक कार्बोहाइड्रेट से ये मिलकर के बनी हुई होती है। किससे ये बनी हुई होती है, वही हेमीसेल्यूलोज प्लस जाइलिन, ठीक है। हेमीसेल्यूलोज और किससे, जाइलिन से मिलकर के ये बनी हुई होती है, ठीक है। कौन सी, टर्सरी सेल वॉल। ये क्या होती है, दोनों तीनों मिडिल लेमिला और प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल के भी अंदर स्थित ये रहती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल वॉल या कोशिका भित्ति में जो वृद्धि होती है, कोशिका भित्ति की जो वृद्धि होती है वो किस तरह से होती है। तो जो कोशिका भित्ति की वृद्धि होती है, सेल वॉल ग्रोथ होती है, वो दो मेथड, दो विधियों के द्वारा होती है। एक होती है कणाधान विधि और एक होती है स्तराधान विधि, ठीक है। एक तो कौन सी होती है, कणाधान विधि, और एक होती है स्तराधान विधि। कणाधान विधि के अंदर क्या होता है कि जो सेल वॉल को बनाने वाले जो पदार्थ होते हैं, वो पदार्थ जो वॉल होती है उसको बनाने के लिए किस में जमा होने लग जाते हैं,
कणों के रूप में जमा होने लग जाते हैं। यानी कि पदार्थों का जो जमाव होता है वो किसके द्वारा होता है, कणों के द्वारा होता है। इसीलिए इस विधि को क्या कहा जाता है, कणाधान वृद्धि कहा जाता है। और यदि वो बनाने वाले, कोशिका भित्ति को बनाने वाले जो पदार्थ होते हैं, यदि वो किस तरह से जमा होने लग जाए, स्तरों में, लेयर्स में अगर जमा होने लग जाए, तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं, उस विधि को हम स्तराधान विधि कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी सेल वॉल ग्रोथ की, सेल वॉल या कोशिका भित्ति की ग्रोथ किस तरह से होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गर्थ के बारे में, क्योंकि सबको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सेल वॉल होती है जिसमें कि मिडिल लेमिला होता है, उस पे क्या पाई जाती है, गर्थ छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। लेकिन ये भी पता है कि सेल वॉल क्या होती है, आवागमन का काम करवाती है, मतलब उसके ऊपर क्या उपस्थित होते हैं, गर्थ उपस्थित होते हैं। गर्थ कितने प्रकार के होते हैं, गर्थ पिट्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होते हैं साधारण और एक होते हैं बॉर्डर, यानी कि एक होते हैं सिंपल साधारण और एक होता है बॉर्डर यानी परिवेशित। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल पिट्स की बात कर देते हैं, गर्थ की बात कर देते हैं। ये कैसे होते हैं, डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। सिंपल का मतलब ऐसे गर्त जो ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब जहां तक वो गर्त होते हैं, गड्ढे होते हैं, छिद्र होता है, वो ऊपर से लेकर नीचे तक जहां तक होते हैं, वहां तक वो सेम व्यास में या उस डायमीटर में वो होते हैं। जैसे कि इसकी बात कर लेते हैं, साधारण मान लें कि ये क्या है, जैसे कि एक ये गर्त है, ठीक है, और दूसरी कोशिका का गर्त ही है, क्योंकि कोशिका सबको पता है एक साथ दो कोशिका, ठीक है, दो कोशिकाओं के बीच में तो मिडिल लेमिला बनती है। तो दो कोशिका, अगर एक कोशिका के वहां पर कोशिका भित्तियों के ऊपर अगर गर्त बनेंगे तो दूसरी के ऊपर भी वो बनेंगे। ठीक है, तो ये पेयर के अंदर बनते हैं, ये गर्त किसमें बनते हैं, पेयर के अंदर बनते हैं। तो एक कोशिका का ये गर्त हो गया, दूसरी कोशिका का ये गर्त हो गया। ठीक है, ये गर्त जो होते हैं, आपको समझ आ रहा होगा शायद कि जितना व्यास यहाँ है उतना ही व्यास यहाँ है, इसका भी जितना व्यास यहाँ है उतना ही व्यास यहाँ है। इन कोशिकाओं के बीच में क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं, या एक झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, गर्त की झिल्ली, गर्त झिल्ली या पिट्स मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं उसे, पिट्स मेम्ब्रेन कहते हैं, जो इन दोनों को क्या करती है, एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, ये हो गई है तुम्हारी सिंपल पिट्स। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं बॉर्डर पिट्स के बारे में। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो पिट्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं, यानी इनको क्या कह सकते हैं हम, गर्त युग्म में कह सकते हैं, पिट्स पेयर्स भी कह सकते हैं। बॉर्डर पिट्स की बात करते हैं तो बॉर्डर पिट्स क्या होती है, या परिवेशित जो गर्त होते हैं वो क्या होते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक का मतलब अंदर भीतर तक, जहां तक की क्या होती है, पिट्स मेम्ब्रेन होती है, वहां तक आते आते जो गर्त का व्यास होता है वो क्या होता जाता है, चौड़ा होता जाता है। जैसे कि ये वाली ले लेते हैं हम सिचुएशन, ये है और ये जहां तक आएंगे वहां तक इनका व्यास क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। इसी तरह से यहां पर होता है, क्योंकि ये पेयर्स में चलेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता ही दिया था कि किस में चलेंगे, पेयर्स में चलेंगे, युग्म गर्त युग्म जिसे हम कहते हैं। ये रही इसकी गर्त मेम्ब्रेन। ठीक है, तो गर्त मेम्ब्रेन तक ये क्या होती है, ऊपर से लेकर या फिर बाहर से लेकर अंदर तक, जहां तक की क्या होती है, पिट्स मेम्ब्रेन मौजूद होती है, वहां तक इनका व्यास क्या होता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ठीक है, ऊपर से थोड़ा कम होता है और आगे बढ़ते बढ़ते ये ज्यादा हो जाता है। तो वो कौन से पिट्स होते हैं, बॉर्डर या परिवेशित गर्त वो होते हैं। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो ये मेम्ब्रेन होती है या पिट्स की जो झिल्ली होती है, जो कि इन दोनों को एक दूसरे से क्या करती है, अलग करती है, इनमें क्या होता है, यहाँ पर इस जगह सेंटर में क्या होता है, सुबेरिन का जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से ये झिल्ली वहां से क्या हो जाती है, थोड़ी सी फूल जाती है। इस फूली हुई संरचना को कहा जाता है टॉरस। क्या कहा जाता है इसको, टॉरस। टॉरस का मतलब, यहाँ पर टॉरस का क्या काम होता है, ये बिल्कुल वॉल्व के जैसा काम करता है। वॉल्व नहीं होता, ये कैसे काम करता है, वॉल्व के जैसा। जैसे कि अगर ये टॉरस जो होगा, अगर थोड़ा सा ये इधर से उधर थोड़ा सा साइड में खिसक जाता है, तो जो पदार्थों का आवागमन होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, पदार्थों का क्या हो जाता है, आवागमन रुक जाता है। एक चीज और मैं बता देती हूँ, जो सिंपल पिट्स होते हैं ये मोस्टली प्राइमरी लेयर तक ही खत्म हो जाते हैं।
जो प्राइमरी सेल वॉल होती है यहाँ तक ही ये खत्म हो जाते हैं, जबकि बॉर्डर और पिट्स की बात करते हैं तो ये सेकेंडरी सेल वॉल तक ये क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, फिर आप सोचोगे कि फिर आवागमन कैसे होगा, ये आवागमन होगा क्योंकि इन पिट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, इन पिट्स के अंदर पाए जाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या पाए जाते हैं इनके अंदर, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो इन गर्तों के द्वारा क्या हो जाते हैं, पदार्थों का आवागमन हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे अल्ट्रास्ट्रक्चर यानी कि परासंरचना की, कोशिका की परासंरचना कैसी होती है। अब तक हमने जो लेयर्स पढ़ी थी वो थी इसकी बाह्य लेयर्स, अब हम इसके अंदर जाएंगे, थोड़े भीतरी भाग में जाएंगे जिसे हम बोलते हैं परासंरचना। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी थी कोशिका भित्ति किससे मिलकर के बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है फाइब्रिल्स से। ठीक है, तंतुओं से मिलकर के बनी होती है, रेशों से मिलकर के बनी हुई होती है फिब्रिल्स। ठीक है, तो एक जो फिब्रिल्स होता है, एक फिब्रिल्स या एक तंतु जिससे कि कोशिका भित्ति बनी हुई होती है, वो एक तंतु बने हुए होते हैं लगभग 250 माइक्रोफाइब्रिल्स। ठीक है, किससे मिलकर के बने होते हैं, लगभग 250 माइक्रो फिब्रिल से। ठीक है, यानी कि ये जो तंतुक है, एक तंतुक है, वो लगभग 250 सूक्ष्म तंतुकों से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, फिर एक जो सूक्ष्म तंतुक होता है या लघु तंतुक जो होता है, सूक्ष्म तंतुक, ये लगभग 20 मिसेल से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, और एक जो मिसेल होगा वो लगभग 100 चेन की, 100 सेलुलोज चेन। ठीक है, मतलब 100 सेलुलोज श्रृंखलाओं से ये मिलकर के बना हुआ होता है। और एक सेलुलोज चेन जो होती है, एक सेलुलोज श्रृंखला जो होती है वो ग्लूकोज से बनी होती है, लगभग 3000 से ज्यादा, लगभग 3000 से ज्यादा, मोर देन 3000 ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर के बनी हुई होती है। बीटा जो ग्लूकोज के अणु होते हैं उनसे बनी हुई होती है, जो कि बीटा 1,4 लिंकेज से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये इतनी ज्यादा जो फाइब्रिल्स होते हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं, ग्लूकोज से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि जो परासंरचना होती है सेल वॉल की, वो कैसी होती है। तो देखो एक बार फिर से समझा देती हूँ कि एक ये जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है, तंतुकों से मिलकर बनी होती है, रेशों से मिलकर बनी हुई होती है। एक फिब्रिल्स या तंतुक जो होता है किससे मिलकर बना होता है, 250 माइक्रोफिब्रिल्स से मिलकर बना हुआ होता है। या और एक सूक्ष्म तंतुक या माइक्रोफिब्रिल्स है वो किससे, 20 मिसेल या फिर 20 मिसेल से मिलकर बना हुआ होता है। और एक मिसेल जो होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, 100 सेलुलोज चेन से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, और एक सेलुलोज श्रृंखला किससे मिलकर बनी होती है, लगभग 3000 से 4, 5, 6000 तक ये क्या होती है, ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर के बने हुए होते हैं, जो कि बीटा 1,4 लिंकेज से ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी सेल वॉल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी कंप्लीट। आई होप कि आपको ये सारा समझ आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है इसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।